वेलकम गाइस इन आवर चैनल एवरीथिंग इज पॉसिबल, यानी कि सब कुछ संभव है में एक वीडियो का पेपर अपलोड हो चुका है जूलॉजी सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर, और उसी का पार्ट सेकंड अब मैं अपलोड करने जा रही हूँ, जिसमें आपके पेपर के लिए जो 7 तारीख को होने वाला एग्जाम है उसके 6 जून को होने वाला एग्जाम है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो होप आपको ये हेल्प करेंगे आपके पेपर में। तो हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है बी सेल एंड टी सेल को समझाइए, एक्सप्लेन द बी सेल एंड टी सेल। तो इसमें समझाने में दो बातें आती है, आप इसको एक्सप्लेन करना है आपको, ठीक है। ये 3 नंबर वाला क्वेश्चन है, तो आप इसको कॉमन बातें भी इसके लिखोगे और साथ साथ में जो इनके अंदर डिफरेंस है यानी जो विभेद है या जो अंतर है उनके बारे में भी बताओगे। तो सबसे पहले हम इनकी कॉमन बातें पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है, इन दोनों सेल्स का जो ओरिजिन पॉइंट है वो है लिम्फोसाइट। जो लिम्फोसाइट सेल्स होती है उसी से बी सेल एंड टी सेल का क्या होता है, ओरिजिन होता है। उसके बाद में जब हम कॉमन बातें करते हैं तो ये भी इसकी कॉमन बात में ही आगे कि दोनों का ओरिजिन कहाँ से है, लिम्फोसाइट से है। उसके बाद में कॉमन में पहला पॉइंट है बोथ प्रोड्यूस इन बोन मैरो, यानी दोनों का जो प्रोडक्शन होता है वो बोन मैरो से होता है, ठीक है। बोथ प्रोड्यूस यानी प्रोड्यूस का और ये बोन मैरो में, ठीक है। And both cells are involved in recognizing pathogen and other harmful material in the body such as bacteria। यानी कि ये दोनों सेल्स के काम करती है बॉडी के अंदर अपना जो इम्यून सिस्टम होता है उसको एक्साइटेड करने का यानी उत्तेजित करने का काम करती है। किसके अगेंस्ट, हार्मफुल बैक्टीरिया के अगेंस्ट या फिर वायरस के अगेंस्ट या फिर फंगस के अगेंस्ट। ओके, हिंदी में लिखा हुआ है दोनों बी व टी सेल शरीर में रोग वाहकों के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र को उत्तेजित करने का काम करती है। एग्जाम्पल बैक्टीरिया, एग्जाम्पल में आप अपने अकॉर्डिंग और भी लिख सकते हो। उसके बाद में हम चलते हैं डिफरेंस की ओर, ठीक है। तो ये सारी थी इसकी कॉमन बातें। अब जब डिफरेंस या फिर अंतर की बात करें, ये सिर्फ लिखा इंग्लिश में हुआ है, चीजें कॉमन है इसलिए मैंने इसको हिंदी में अलग से नहीं लिखा है। मैं आपको बोल के हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता रही हूँ, तो एक एक पॉइंट आपका कवर करते जाइए। तो बी सेल एंड टी सेल में सबसे पहला बोन मैरो सेल्स, बी सेल को कहा जाता है, टी सेल को थाइमस सेल कहा जाता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है प्रोड्यूस एंड मैच्योर इन बोन मैरो। जो बी सेल है उसका प्रोडक्शन एंड मैच्योरेशन दोनों कहाँ होते हैं, बोन मैरो में। जबकि इसमें क्या होता है, टी सेल बोन मैरो में प्रोड्यूस होती है पर ब्लड के साथ ये थाइमस ग्लैंड तक चली जाती है और इसका मैच्योर कहाँ होती है, थाइमस ग्लैंड में। ओके, जो हमारा बी सेल की बात करें तो जो लिम्फोसाइट यानी ब्लड के लिम्फोसाइट्स है उसके 20% हिस्सा बी सेल है, जबकि बाकी 80% हिस्सा क्या है, टी सेल, ठीक है। बी सेल दो टाइप की होती है, एक है प्लाज्मा सेल, दूसरी है मेमोरी सेल। और जब हम इसकी बात करें तो ये 3 टाइप की होती है, हेल्पर सेल, साइटोटॉक्सिक सेल और सुपर सीजर टी सेल्स। ओके, उसके बाद में बी सेल का नेक्स्ट पॉइंट है हैव शॉर्टर लाइफ स्पैन, ठीक है। यानी इसका जो जीवन होता है वो छोटा होता है, छोटे टाइम में ये खत्म हो जाती है। और हैव लॉन्गर लाइफ स्पैन, इसका जो हैव लॉन्गर लाइफ स्पैन यानी जो जीवन पर्यंत है, जीवन चक्र है वो इसका बड़ा है। अब जो बी सेल्स की बात है, डोंट एक्ट अगेंस्ट ट्यूमर सेल और ट्रांसप्लांट। जो ट्यूमर सेल्स है और जो ट्रांसप्लांट है, इस ट्रांसप्लांट है इसके अगेंस्ट इसका कोई भी एक्शन नहीं होता। जबकि ये क्या है, एक्ट अगेंस्ट ट्यूमर सेल्स एंड ट्रांसप्लांट, कि जो ट्यूमर सेल्स और जो ट्रांसप्लांट है उसके अगेंस्ट क्या करती है, टी सेल एक्ट करती है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन, यानी वृक्क का नामांकित चित्र। ऑब्वियसली अगर लेबल डायग्राम आए या डायग्राम आए, पर आपको डायग्राम लेबल्ड ही बनाना है अगर नंबर पूरे चाहिए तो, ठीक है। एंड फंक्शंस ऑफ लीवर यानी यकृत के कार्य, ठीक है। अब लेबल डायग्राम मैंने यहाँ पे बना दिया, आप सबने ये डायग्राम 9th 10th में भी देखा होगा, 11th 12th में भी ऑफ कोर्स देखा होगा। तो ये क्या आपको पता है, ये जो कटोरी की तरह स्ट्रक्चर होती है इसको बोलते हैं बोमेन कैप्सूल या बोमेन संपुट। इंग्लिश और हिंदी दोनों में नाम दिए ताकि आपको इजी रहे, आप लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लेना। और जो इसके अंदर इस टाइप की जो ये स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। जो ये कटोरी की तरह की शेप है ये तो है बोमेन कैप्सूल, बाउल के अंदर जो मटेरियल है उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। ये नीचे इस तरह से इसका क्या होता है, फिल्ट्रेशन चलता है इस डायरेक्शन में। जो ऊपर से ट्यूब आती है इसको बोलते हैं एफरेंट आर्टियोल या फिर अभिवाही धमनिका, और जो बाहर निकलती है उसको अपवाही धमनिका या फिर एफरेंट आर्टियोल, ठीक है। तो इसके बाद में क्या होता है, जैसे ये यहाँ से इसका फोल्डेशन शुरू होता है इसको बोलते हैं समीपस्थ, पास में इसलिए समीपस्थ कुंडलित नलिका। इंग्लिश में बोलते हैं प्रोवैक्सियल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, ठीक है। और जो ये यू टाइप की स्ट्रक्चर होती है इसको बोलते हैं हैनले का लूप या हैनलेस लूप। ओके, इसके बाद में जैसे यहाँ से आते हैं ये होते हैं कलेक्टर ट्यूब यानी संग्राहक नलिका, और जो ये बाहर निकलने वाली होती है इसको बोलते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका, ठीक है। और जो ये है वृक्कशिरा आर्टरी, और ये हो गया पूरा का पूरा नेफ्रॉन का डायग्राम। इसके बाद में बात करते हैं फंक्शंस ऑफ लीवर की, ठीक है। तो लीवर के कुछ फंक्शन होते हैं, मेन मैंने यहाँ पे बताया, प्रोटेक्शन ऑफ बाइल, पित्त का स्त्रावण करना, ठीक है।
स्रावन करना या फिर प्रोडक्शन बनाना पित्त को, ठीक है। हेल्प इन ब्रेक फैट्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत के अंदर जो फैट के मॉलिक्यूल होते हैं उसको ब्रेक डाउन करके ये वहां तक भेजने का काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ ब्लड प्लाज्मा, जो हमारे रक्त का प्लाज्मा है उसको बनाने का काम करते हैं। कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, ये आप सबको पता है कि जब भी हमारे बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा ग्लूकोज यानी एक्सेस ऑफ ग्लूकोज होता है तो लीवर उसको ग्लाइकोजन में चेंज करता है, ठीक है। जब हमें उसकी वापस से एनर्जी जब हमारे शरीर में कम पड़ जाती है तब वो ग्लाइकोजन वापस ग्लूकोज में चेंज होकर हमें एनर्जी देते हैं। तो ये प्रोसेस फिर रेगुलेट ब्लड लेवल, जो रक्त का लेवल है उसको रेगुलेट करते हैं एमिनो एसिड यानी अम्लीय एमिनो अम्लों के अंदर। 1 आप इस सब का स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी क्या होता है। इसको हिंदी में भी ये कहते हैं, इंग्लिश में भी यही कहते हैं। तो द इम्यूनिटी विच प्रोवाइड बाय सेल्स कॉल्ड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, यानी इसका सीधा सा मतलब है ऐसी इम्यूनिटी, ऐसी प्रतिरक्षा जो कोशिकाओं के द्वारा प्राप्त होती है उसे कोशिका प्रतिरक्षा कहते हैं, ठीक है। तो वो चीज है। उसके बाद में इसका एक प्रोसेस होता है वो मैं आपको समझा दूं कि जब भी कोई बॉडी में, ये नॉर्मल इंग्लिश नेम है, ये आपको हिंदी में भी सेम ही लिखने हैं क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट हैं। जूलॉजी और बॉटनी में और केमिस्ट्री तीनों में ही पैरेलली चलते हैं इंग्लिश और हिंदी के नेम। तो जब भी कोई बॉडी में एंटीजन आते हैं, ठीक है, एंटीजन क्या करते हैं, अटैक करते हैं बॉडी पे। जैसे ही बॉडी पे अटैक करते हैं तो जो अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में टी सेल पढ़ाई, वो टी सेल क्या होती है, एक्टिवेट हो जाती है, ओके। उसमें मैंने आपको बताया था टी सेल का काम क्या करता है कि बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्सक्रीट करना, उसको एक्साइटेड करना, तो एक्टिवेट होती है, क्या करती है, ये साइटोकाइनिन रिलीज करती है। साइटोकाइनिन एज ए मैसेंजर काम करते हैं, जो क्या करते हैं, इम्यून सेल्स को एक्टिवेट होने का संदेश देता है या मैसेज देते हैं। इम्यून सेल एक्टिवेट हो जाती है और अटैक करती है एंटीजन पे। इस प्रकार ये पूरी प्रोसेस चलती रहती है। यानी मैं आपको वापस बता दूं कि जब भी कोई बाहर से फॉरेन पार्टिकल यानी कोई एंटीजन आया, ठीक है, एंटीजन के अटैक होते ही हमारी बॉडी के अंदर टी सेल क्या होती है, एक्टिवेट हो जाती है। टी सेल का काम होता है साइटोकाइनिन को प्रोड्यूस करना, साइटोकाइनिन का प्रोडक्शन शुरू करवाना, यानी ये साइटोकाइनिन रिलीज करती है। जो साइटोकाइनिन है वो एज ए मैसेंजर काम करता है और जो हमारी बॉडी की इम्यून सेल्स होती है अलग अलग तरह की, उनको संदेश भेजता है कि बाहर से फॉरेन पार्टिकल अटैक कर चुके हैं, जिससे क्या होता है वो एक्टिवेट हो जाती है। एक्टिवेट होकर वो क्या करती है, एंटीजन पर अटैक करती है। यही पूरी प्रोसेस यहाँ लिखी हुई है। इट ऑल्सो डिफाइंड एज ए बेनिफिशियल होस्ट रिस्पॉन्स कैरेक्टराइज्ड by an expand population of specific T cell which presence of antigen provide cytokinin। यानी ये किस प्रकार की सेल है जो कि क्या करती है, बेनिफिशियल होस्ट रिस्पॉन्स करती है, जो कि क्या करती है, टी सेल को एक्टिवेट करती है। टी सेल के एक्टिवेट होने से क्या करते हैं, साइटोकाइनिन रिलीज होते हैं जो कि मैसेंजर की तरह इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करने का काम करता है। 1 तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फैगोसाइटोसिस एक्सप्लेन, यानी भक्षकाणु प्रक्रिया क्या है समझाइए। पहले जो भक्षकाणु प्रक्रिया थी वो सिर्फ डेफिनेशन थी, अब उसका थोड़ा बड़ा एक्सप्लेनेशन देना है। तो ये क्या है मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा देती हूँ। फॉर एग्जांपल पहले बताऊँ क्या है, इट इज ए प्रोसेस इन विच सर्टेन लिविंग सेल्स कॉल्ड फैगोसाइटोसिस इंजेस्ट आउटर सेल, कि क्या होता है कि कोई भी सेल्स होती है जो लिविंग सेल्स, वो क्या करती है, बाहर के किसी भी कण या फिर पार्टिकल या फिर सेल को, ठीक है, वो उसको खा लेती है, ठीक है, यानी उसे खत्म कर देती है। भक्षकाणु यानी राक्षस प्रवृत्ति का शोर है, यानी ये उसे क्या कर रही, खा रही है, ठीक है। तो खा के क्या करती है, जो खाने वाली सेल होती है वो तो फैगोसाइट सेल कहलाती है, ठीक है। और ये जो प्रोसेस होती है उसका आउटर पैथोजन को खाना या फिर आउटर सेल को खाना, ये फैगोसाइटोसिस कहलाता है। ये किस तरह होता है, सबसे पहले देखिए कि लाइक ये मान लो अमीबा है, ठीक है, ये फ्री लिविंग सेल्स हो सकती है यानी अमीबा हो सकते हैं। तो ये अमीबा है, अमीबा का न्यूक्लियस है, ठीक है। अब ये क्या है, अमीबा के रिसेप्टर लगे हुए हैं, ठीक है। कोई भी सेल ले लो आप जो भी ऐसे काम करती है, यानी जो भी फैगोसाइटोसिस प्रोसेस कर सकती है, तो ये अमीबा की क्या हो गया, रिसेप्टर हो गए, ठीक है। अब ये क्या है, कोई बाहर का पैथोजन है जिसके प्रोटीन लगे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखो रिसेप्टर क्या हो रहा है, प्रोटीन से क्या हो रहा है, अटैच हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या, पैथोजन इंटरेक्ट विद फैगोसाइट सेल, यानी ये पैथोजन हो गए और ये क्या होगी, फैगोसाइट सेल हो गई। तो ये इसके साथ क्या कर रहे हैं, अटैच कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद ये क्या हो रहा है, ये इसके अंदर देखो इसको कवर कर रही है इस तरह से, इसको पहले अंदर आने दे रही है ताकि ये अंदर तक अट्रैक्ट हो जाए, फिर ये बाहर से क्या कर लेगी, ये देखो यहाँ पे हल्की हल्की बॉन्डिंग छोड़ रही है, यानी ये बाहर से जाल बना रही है। अब देखो जो ये पैथोजन था ये पूर्ण रूप से किसमें आ गया, इसके अंदर आ गया, फैगोसाइट सेल में आ गया। अब जैसे ही ये इसके अंदर आया तो हमने अभी कहा था कि एंटीजन अंदर आते हैं, एंटीजन को हम MHC से शो करते हैं, पिछले क्वेश्चन में बताया और वहाँ शायद बोली नहीं है, लिखा हुआ था
एमएचसी को कहते हैं मेजर हिस्टोकम्पेबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, उसके थ्रू शो करते हैं। जो क्या काम करती है, इन पैथोजन को प्रोटीन में तोड़ने का काम करती है। अब देखो ये बाहर से पूर्ण रूप से कवर हो चुके हैं। ये फैगोसाइट सेल थी जिसने बाहर आने वाले पैथोजन को खाया। कैसे किया, वापस एक बार गौर से देखिए, ये कोई पैथोजन था जिस पर प्रोटीन के रिसेप्टर लगे थे। ये फैगोसाइट सेल थी जिसपे क्या है, रिसेप्टर लगे हुए हैं। इन रिसेप्टर्स का आपस में क्या हो गया, इंटरेक्शन हो गया। इंटरेक्शन होते क्या हो गया कि ये इसको अंदर आने देगी कवर होने के लिए, ताकि बाहर से इस तरह से कोई कवर कर रही है, ठीक है। तो बाहर ऐसे कवर करने के लिए उसको पहले अंदर आने तो देना, मुंह खोल रहा है अपना, ठीक है। तो इसने अपना मुंह खोले, ये इसके अंदर तक आता गया। अभी बाहर से अपना कवर कर लेगी, कवर कर लिया। जैसे ही पैथोजन अंदर आया तो एमएचसी यानी मेजर हिस्टोकम्पेबिलिटी कॉम्प्लेक्स इसको कहेंगे हम, ठीक है। ये क्या करेगा, पैथोजन को तोड़ने का काम करेगा प्रोटीन में। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है लेबल डायग्राम ऑफ स्प्लीन यानी प्लीहा का नामांकित चित्र और फंक्शन ऑफ साइटोकाइनिन, ठीक है। तो यहाँ पे कि ये डायग्राम मैंने बनाया हुआ है। नॉर्मल डायग्राम का आपको एनालिसिस करवा देती हूँ। जो बाहर से ये जो जा रही है शाखाएं सी यानी जो सीराएं जा रही है अंदर, इसको बोलते हैं सेंट्रल आर्टरी। और जो ये बाहर का हिस्सा है इसको बोलते हैं स्प्लेनिक आर्टरी, ओके। और जो बाहर ये कैप्सूल टाइप का स्ट्रक्चर है इसको कैप्सूल ही बोलते हैं, बाहर का कवर। अंदर क्या ट्रेबोक्ली है और इसके अंदर क्या ये जो हिस्सा है ये व्हाइट पल्प कहलाता है, ठीक है। ये तीन भागों में होता है, मैग्नाइज्ड जोन, पेरिआर्ट्रियल जोन या फिर लिम्फोसाइट या फिर फॉलिकल। इन तीनों से मिलकर व्हाइट पल्प बनता है जो कि ये का हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद में क्या ये स्प्लिन का हो गया नामांकित डायग्राम। उसके बाद में फंक्शन ऑफ साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या होता है, मैंने अभी आपको समझाया था कि साइटोकाइनिन क्या होता है कि जो इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है, यानी साइटोकाइनिन का कार्य पूछे हैं। तो कार्य क्या होगा कि बाहर से जब भी कोई पैथोजन एंटर होते हैं तो ये क्या होता है, एक रिसेप्टर की तरह ये अपने आप को एक्टिवेट करते हैं। साइटोकाइनिन एक्टिवेट होकर एक मैसेंजर की तरह जो हमारी सेल्स होती है, इम्यून सेल्स, उनको एक्टिवेट करने का काम करते हैं। वही सेम कार्य यहाँ लिखा है। इट इज ए हार्मोन हु हेल्प इन इम्यून सिस्टम when foreign particle enter in the body it activate immune cells, okay। तो ये चीज इसके लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डायग्राम एंड फंक्शन ऑफ रेटिना। रेटिना के कार्य और रेटिना का डायग्राम बताओ। तो ये रेटिना के डायग्राम है जिसमें क्या होता है कि आपने आंख का डायग्राम पहले भी देखा हुआ है। आंख का ही नॉर्मल डायग्राम रेटिना का। रेटिना ये पीछे वाला पर्दा जो होता है ना उसको रेटिना कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या नॉर्मल आई की तरह आई है, ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स है, ठीक है। ये आई लेंस है जो कि किसके थ्रू जुड़े होते हैं, सिलेरी मसल या फिर जिसे हिंदी में बोलते हैं पक्षमापी पेशियों के द्वारा कहते हैं, आंख से जुड़े रहते हैं। बाहर वाला इरिस पोर्शन है, इधर वाला ऊपर और नीचे दोनों तरफ होता है ये वाला, ये इरिस जिसे नेत्रोद कहते हैं। और ये कॉर्निया हो गया, ये हमारी पुतली या फिर प्यूपिल होगी। अब पुतली वो वाली नहीं, ये वाली, ठीक है। एक्वस हैम्पर कहलाता है क्योंकि हमारी क्या होता है आइज के अंदर आपने देखा होगा वाटर सब पाया जाता है, ठीक है। एक वाटरी उसको बोलते हैं आइज हैम्पर या स्वच्छमंडल। और ये क्या विट्रियस हैम्पर है जिसको हम काचाप द्रव्यांग के अंदर पाया जाता है, ठीक है। ये पीछे वाला ब्लाइंड स्पॉट है और इसे ऑप्टिक नर्व यानी दृक तंत्रिका कहते हैं। ये रेटिना, ये दृष्टिपटल, ये होगा दृष्टिपटल, ठीक है। क्योंकि रेटिना के कारण हमें क्या दिखाई देते हैं। अब फंक्शंस ऑफ रेटिना पूछे तो व्हेन लाइट एंटर इन रेटिना इट चेंज द लाइट इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल। जैसे ही क्या होता है लाइट रेटिना के ऊपर पड़ती है, हमारे आंखों में जैसे ही डायरेक्ट लाइट पड़ेगी तो लाइट पीछे तक जाएगी, ठीक है। तो वो इसको क्या है इलेक्ट्रिक सिग्नल में चेंज करती है। जैसे आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रही हूँ, मैं बोर्ड को देख रही हूँ, ठीक है। तो ये क्या इलेक्ट्रिक सिग्नल में चेंज हो रही है। जो हमारे इलेक्ट्रिक सिग्नल है उसको ब्रेन तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो वो ब्रेन तक जाने के बाद क्या हमारी आइज ऑब्जर्व करती है लाइट को कि बाहर क्या दिख रहा है, उसके कारण हम देख पाते हैं। वही चीज हिंदी में कि मनुष्य के आंख के पीछे का पर्दा रेटिना कहलाता है। इनकी कोशिकाओं पर प्रकाश पहुंचने से ही क्या होता है हमें दिखाई देता है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज किलर सेल, ठीक है। तो किलर सेल क्या होती है मैंने आपको पहले भी इसी वीडियो में पहले बताया। अगर आपको माइंड चले तो आपको ध्यान रहेगा। ए टाइप ऑफ इम्यून सेल दैट कैन किल सर्टेन सेल। इंग्लिश और हिंदी में ज़्यादा फर्क नहीं है, मैं दोनों लैंग्वेज बोल रही हूँ तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको फिर भी दिक्कत है तो आप थोड़ा स्लो करके वापस से मेरी बात सुन लीजिएगा, आपको एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा। ये क्या है टाइप ऑफ इम्यून सेल दैट कैन किल सर्टेन सेल, जो कि कुछ कोशिकाओं को मारती है। इस तरह के प्रतिरक्षा कोशिका, एक इस तरह की प्रतिरक्षी कोशिका जो कुछ कोशिकाओं जैसे कि कैंसर सेल्स, जैसे कि फॉरेन पार्टिकल यानी बाहर के पैथोजेंस, रोग वाहक रोग कारकों को मारने का काम करते हैं, उनको टी किलर सेल्स कहा जाते हैं। टी सेल्स जो है, जो सेल्स थी, टी सेल्स थी, वो किलर टी सेल ही होती है, ठीक है। जो क्या करती है, मैंने आपको जब बी सेल और टी सेल में डिफरेंस बताया था तब बताया था। टी सेल्स क्या होती है, एक्ट करती है, किसके अगेंस्ट एक्ट करती है, ये कैंसर सेल्स के अगेंस्ट एक्ट करती है। तो वही चीज है, इट कैन किल द ट्यूमर और कैंसर सेल्स, सेम टू सेम, ओके।
अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने लगभग आपको सब क्वेश्चन करवाने की कोशिश की है, पर फिर भी ये वो क्वेश्चन है जो आगे पेपर की नजर में इंपॉर्टेंट है, तो आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा अपनी अपनी बुक से। कि पहला क्वेश्चन है संकुचन व शिथिलन रक्तचाप समझाइए। जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो दो टाइप का होता है, अगर आपको पता तो संकुचन और शिथिलन यानी कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन, तो वही यहाँ पे समझाना है। समझाना कैसे, पहले इनकी डेफिनेशन, अगर कोई डायग्राम है तो डायग्राम, इनके फंक्शन, इनके वर्क, रिलेटेबल जो भी है पॉइंट टू पॉइंट समझाइए, जिससे आपके नंबर क्या होंगे, अच्छे मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट नोट ऑन कैरी साइकिल। कैरी साइकिल पर शॉर्ट नोट। अब यहाँ पे एक शॉर्ट नोट होता है, कुछ लोग लिखेंगे थ्योरी, पर थ्योरी लिखने से ज्यादातर नंबर नहीं दिए जाते क्योंकि इतना बोरिंग हो जाता है। ठीक है, तो आप फ्लो चार्ट के थ्रू समझाइए, आपका इम्पैक्ट ज्यादा अच्छा पड़ेगा और आपके नंबर अच्छे आएंगे। ठीक है, फिर है आमाशय में पाचन व मूत्र निर्माण की प्रक्रिया, डाइजेशन एंड यूरिन फॉर्मेशन इन स्टमक। तो ये दोनों प्रोसेस अलग अलग है, पहले डाइजेशन कंप्लीट एक अलग समझाना और विद डायग्राम, फिर यूरिन फॉर्मेशन कंप्लीट अलग समझाना विद डायग्राम एंड थ्योरी। ओके, फिर प्रतिरक्षा व एड्स, ये एकदम बेसिक है कि इम्यून सिस्टम और एड्स पे नोट लिखना है। ठीक है, तो किस प्रकार लिखेंगे, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका पूरा नाम है, उसके बाद में इसका पूरा वर्णन लिखना है, किस किस कारण से होता है, कौन कौन से इसके चेक किए जा सकते हैं, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, उस अकॉर्डिंग पूरा का पूरा समझाना है। और इम्यून सिस्टम पर इसका क्या प्रभाव है, इम्यून सिस्टम क्या है, इम्यूनोलॉजी क्या है, इम्यून सिस्टम में हम क्या क्या पढ़ते हैं, कौन कौन से सेल्स, एकदम बेसिक नोट, यानी एक तरह से निबंधात्मक क्वेश्चन जैसे होते हैं ना, ऐसे लिखना है, उस टाइप से लिखना होता है। फिर लास्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन इम्यूनोग्लोबिन्स। इम्यूनोग्लोबिन को समझाना है अच्छे से, यानी इसके लक्षित का तंत्र वगैरह है उनको पूरी तरह। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी एक बड़े क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन का नाम है मानव के विभिन्न लसीकीय अंगों का वर्णन करें, यानी एक्सप्लेन द लिम्फोइड ऑर्गन इन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ओके, तो ये बड़ा यानी लॉन्ग आंसर वाला क्वेश्चन है। तो इसमें क्या, देयर आर 3 टाइप्स ऑर्गन इन इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम के अंदर क्या होते हैं, लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं, जो कि क्या है 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, प्राथमिक, द्वितीयक एंड तृतीयक। एक एक करके हम इन तीनों का क्या करेंगे, वर्णन पढ़ेंगे। इंग्लिश और हिंदी दोनों में, किसी भी मीडियम को कोई दिक्कत नहीं है, बस फोकस करो और आराम से मुझे सुनो। ठीक है, पहला क्या आप देखो, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। ओके, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में 2 सेल्स होती है, बी सेल, टी सेल। ये मैंने आपको पहले 2-3 क्वेश्चंस में करवा दिया, तो अब तक आपको ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। अब आपको यहाँ पे एक चीज और पता है, हमें क्या है, लॉन्ग आंसर देने हैं तो हमें वर्णन बहुत लिखना पड़ता है, यानी ऑलमोस्ट आंसर 3 to 4 पेजेस का जाता है, या 2 to 3 पेजेस, 3 पेजेस एवरेज मान के चलो। ठीक है, तब आपको नंबर क्या मिलते हैं, कंप्लीट मिलते हैं। तो बी सेल्स का हमको पता है कि प्रोडक्शन कहाँ होता है इसका, बोन मैरो में। टी सेल का प्रोडक्शन कहाँ होता है, बोन मैरो में। बोन मैरो को हिंदी में कहते हैं अस्थि मज्जा। ठीक है, तो अस्थि मज्जा में क्या होता है, इनका प्रोडक्शन होता है, ये वहां निर्मित होती है, लेकिन जो इनका डेवलपमेंट है, जो बी सेल है उसका डेवलपमेंट भी बोन मैरो में होता है, ये बात आपको बता दी थी। ठीक है, टी सेल है उसका डेवलपमेंट कहाँ होता है, मैंने आपको बताया था, ब्लड के साथ ये घूमते हुए कहाँ चली जाती है, थाइमस ग्लैंड में चली जाती है। तो टी ग्लैंड का जो प्रोडक्शन है वो थाइमस ग्लैंड में होता है। ठीक है, यानी थाइमस अस्थि में होता है। तो ये वो चीजें हैं कि बी सेल एंड टी सेल। बी सेल प्रोडक्शन बोन मैरो, टी सेल जो प्रोड्यूस होती है, यानी इसको यहाँ यूं लिखती है, मैच्योर होती है, वो थाइमस ग्लैंड में, यानी एक बेसिक बात है। ठीक है, अब जो प्राइमरी जो लिम्फोइड ऑर्गन है वो है बोन मैरो एंड थाइमस। ठीक है, अब तक हमने बी सेल, टी सेल पढ़ी थी, अब हम बोन मैरो और थाइमस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले चलते हैं थाइमस ग्लैंड पे। ठीक है, बिकॉज इट इज ए ग्लैंड, इट इज ए सिक्रेटरी सिस्टम, स्रावी ग्रंथि है। ये चीजें बेसिक चीजें जो आप लिख सकते हो। मैंने सिर्फ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट आउट करने की बात की, जो की पॉइंट्स होते हैं ना, जिनसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो चीजें, ये सिर्फ वो की पॉइंट्स है। ओके, तो अब है थाइमस ग्लैंड। सबसे पहले बाइलोब्ड होती है, यानी द्विपालीय होती है, यानी जो इसकी पालियां होती है वो 2 होती है। ओके, उसके बाद है पिंकिश ग्रे ऑर्गन। इसका जो कलर होता है वो गुलाबी भूरा। ठीक है, पिंकिश ग्रे कलर का होता है, सॉरी ग्रे को बोलते हैं सलेटी। ठीक है, तो उस कलर का होता है। लोकेटेड जस्ट अबव द हार्ट, हार्ट के जस्ट ऊपर की ओर क्या होती है, लोकेशन होती है। इन द मेडिस्टेशन, ठीक है, The thymus is relatively large and very active organ। ये क्या है, वैसे बहुत बड़ा और एक्टिव ऑर्गन, यानी सक्रिय ग्रंथि है। ग्रंथि लगभग सब सक्रिय होती है, अगर आपने सेक्रेटरी सिस्टम ढंग से पढ़ा है तो। ये बहुत बेसिक बात है। ठीक है, वही चीजें यहाँ पे आ रही है। That weight around 40 ग्राम, इसका जो वजन होता है वो 40 ग्राम होता है। The thymus slowly transform to फैटी टिश्यू। अब यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये बात थोड़ा ध्यान से सुनना।
थाइमस जब हम बच्चे के अंदर पढ़ते हैं तो ये क्या होती है, एक ग्लैंड की तरह वहां पे काम करती है, ठीक है। ये जैसे जैसे अपने बच्चों से बड़ी अवस्था में आते जाते हैं वैसे वैसे ये क्या होती है, ग्लैंड से एक फैटी टिश्यू बन जाती है, ठीक है, वसीय उत्तक क्या रूप ले लेती है। ओके, उसके बारे में बात करते हैं। These are specific T cell found in thymus. There are specific T cell thymus के अंदर पाई जाती है, हमको मालूम है, वही हमको लिखना है। जो चीजें पढ़ाई है सब चीजें वही है, थोड़ा सा अपना माइंड काम करके अपने को चीजें एनालिसिस करनी है, ठीक है। T cell move through the body and monitor the surface of all cell changes. ये क्या करती है, टी सेल क्या होती है, बॉडी के अंदर मूव करती है, ठीक है, और जितने भी पूरी बॉडी के अंदर होने वाले सेल्स के चेंजमेंट है उनको क्या करती है, मॉनिटर यानी एनालाइज करती है। अब यही सब चीजें क्या है, मैंने यहाँ पे हिंदी में लिखी हुई है, देखो ब्रेस्ट बोन के पीछे ऊपर की ओर क्या होती है, इसकी लोकेशन होती है, कलर आपको बता दिया, ठीक है, पिंक और स्लेटी कलर का होता है। उसके बाद में बच्चों में ग्रंथि जैसे वयस्क में वसा युग अंग निर्मित कर लेती है, ठीक है। टी सेल प्रतिरक्षा कोशिका प्रेजेंट होती है इसके अंदर, हमको मालूम है। उसके बाद में टी सेल सभी अंगों की क्या करती है, निगरानी करती है यानी एनालाइज करती है। तो जो हम प्राइमरी पढ़ रहे हैं उसका सेकंड पार्ट प्राइमरी लिम्फोइड का है, बोन मैरो, जैसा कि मैंने आपको बताया, बी सेल एंड टी सेल से थाइमस ग्लैंड पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब बोन मैरो पढ़ लेते हैं। बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा। ओके, अब बोन मैरो में बी सेल्स बनती है, ये सब तुमको पता है, ठीक है, मैं बार बार रिपीट मोड में बता रही हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लिटरली, ठीक है। तो यहाँ क्या है, स्पंज लाइक टिश्यू होता है फाउंड इनसाइड द बोन, यानी एक स्पंज के आकार का यानी फ्लफी टाइप का टिश्यू होता है जो कि बोन के अंदर यानी हड्डी के अंदर पाया जाता है, ठीक है। वेयर इम्यून सेल प्रोड्यूस एंड देन मल्टीप्लाई, जहाँ पे क्या होती है, प्रतिरक्षा कोशिकाओं का निर्माण होता है और वो आपस में क्या करती है, गुणन करती है, यानी आपको पता है 2 से 4 एंड 4 से 7 4 से 16 ऐसे कंटिन्यू ग्रोथ हो रही है, ठीक है। तो वो वाली चीजें यानी यहाँ पे क्या होती है, इम्यून कोशिकाएं, प्रतिरक्षा कोशिकाएं, इम्यून सेल्स है वो ग्रोथ भी करती हैं, आपस में डेवलपमेंट भी करती हैं, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन भी करती है, ठीक है। उसके बाद में यही हिंदी में लिखा हुआ है, स्पंज जैसा होता है जहाँ प्रतिरक्षा कोशिकाएं बनती है वो गुणन करती है। ओके, दीज सेल्स मूव टू अदर ऑर्गन, ठीक है, एंड टिश्यू बाय ब्लड, ठीक है। अब ये एकदम नॉर्मल बात है कि रक्त का प्रवाह क्या होता है, पूरी बॉडी में होता है, ब्लड का जो सर्कुलेशन है फुल बॉडी में होता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ब्लड के फ्लो के साथ साथ में पूरी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स टिश्यूज तक पहुंच जाते हैं। कौन पहुंच जाता है, बोन मैरो। ओके, एट बर्थ मैनी बोन्स कंटेन रेड बोन मैरो विच क्रिएट इम्यून सेल्स। जन्म के समय अभी बताया था कि सब क्या बच्चों की क्या होती है, बोन मैरो क्रिएट रहती है, ठीक है, इम्यून सेल्स का निर्माण करती है। पर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे कुछ ही जो हड्डियां हैं जो इसको कंटेन करके रखती है, जैसे कि श्रोणी मेखला, पेल्विस, ठीक है, ब्रेस्ट बोन्स होती है उसमें भी ये पाया जाता है, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पे बताई हुई है। इन adulthood only few of our bones still contain red bone marrow, ribs, breast bone etc. यानी वयस्क अवस्था में कुछ हड्डियों में लाल अस्थि मज्जा उपस्थित रहती है, जैसे कि पसलियां, ब्रेस्ट बोन, श्रोणी या पेल्विस एक्सेट्रा, ये मैंने आपको बता दिया। अब अभी अपने इसका क्या करेंगे, जो सेकंड पार्ट है वो वाला पूरा कवर करेंगे। तो अब हम सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन यानी द्वितीयक लसिका अंगों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें क्या सबसे पहले मैं आपको इसमें बेसिक बता रही हूँ। अब एक एक करके अपने पॉइंट्स क्लियर करेंगे, जस्ट बिकॉज ये बड़ा क्वेश्चन है तो हमको अच्छे से लिखना है। ओके, तो लिम्फ नोड इसका पार्ट होता है, ठीक है, जिसको हिंदी में भी लिम्फ नोड कहते हैं। स्प्लीन, प्लीहा पहले वाले क्वेश्चन में पूरा पढ़ने में आ चुके हैं तो मैं दोबारा से नहीं करवाऊंगी, यहाँ पे आप वहीं से रिपीट मोड में कर लेना, ठीक है। उसमें डायग्राम बना के आपको पूरा बताया था, डायग्राम में रिपीट नहीं करूंगी, बता मैं दूंगी, ठीक है। पेयर्स पैच मस्कुलर टिश्यू यानी NALT क्या होता है, नासल एसोसिएटेड लिम्फोइड चैम्बर यानी टिश्यू, सॉरी। तो नाक से जुड़े हुए जितने भी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं वो सारे यहाँ पे आएंगे, जितने भी तक हैं। उसके बाद में एडिनोइड से हिंदी में भी एडिनोइड ही कहते हैं। टॉन्सिल्स सभी एसएलओ यानी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया सहनशीलता उत्पन्न करते हैं, यानी ऑल SLO ऑर्गन्स जनरेट द इम्यून रिस्पॉन्स एंड क्रिएट द टॉलरेंस। ओके, अब एक एक करके इनके पॉइंट को पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले लिम्फ नोड से शुरू करेंगे। तो अब हम सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के, मैं तो आप लोगों को ऑर्गन बता रही थी। ओके, ये ब्लू ब्लैक इसलिए किए था कि आपको कलर डिफेक्ट ना हो, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में, अब आराम से समझ आ जाएगा, थोड़ा ब्लैक ब्लैक ज्यादा हो रहा था, ठीक है। तो पहली बात करते हैं लिम्फ नोड की, इसको हिंदी में लिम्फ नोड कहते हैं। ओके, नो चेंज। तो इसमें क्या, इट इंक्लोज इन इट फाइब्रस कैप्सूल। अब मेरी बात सुनिए, यहाँ पे
इसमें क्या 4-5 पार्ट है। अगर अपने बहुत ज्यादा डीपली, जैसे अगर सिर्फ लिम्फ नोड के स्ट्रक्चर बड़े वाले में आते तो हम इसकी स्ट्रक्चर पूरी एक्सप्लेन करते, ठीक है। अब इसकी स्ट्रक्चर नहीं पूछिए, अपने को प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी समझाना है, अपना मेन फोकस वो है, तो अपने पॉइंट कवर होने चाहिए। तो ये सिर्फ की पॉइंट से ध्यान रखना, पूरी राम कथा लेके मत बैठ जाना, क्योंकि बाकी सारे पॉइंट छूट जाएंगे। अपने को कवर क्या करना है, अपना फोकस कहाँ था, लिम्फोइड ऑर्गन पे था, यानी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी इन तीनों को समझाना है। अभी सेकेंडरी का फर्स्ट चल रहा है, ऑलरेडी तुम्हारे 2-3 स्लाइड्स आ गई है यहाँ तक, ठीक है। तो अब इसमें एक एक करके करेंगे, अगर इसको डीपली पढ़ने लगे तो अपना वो मैटर छूट जाएगा, ये बात ध्यान रखना। जो तुमसे क्वेश्चन में पूछा गया है फोकस उस पे करना। तुमको पूरे क्वेश्चन में कोई एक पॉइंट आते तुम उसको बढ़ा चढ़ा के लिख रहे हो तो वो नंबर नहीं मिलेगा, एग्जामिनर नंबर नहीं देगा उसमें, क्योंकि वो चाहे तुम की पॉइंट लिख लो तो भी वो 2 नंबर के, अगर तुम पूरा का पूरा पेज पढ़ लो तो भी वो 2 ही नंबर का पार्ट है, ओके। तो अब यहाँ पे बात करें लिम्फ नोड की, ओके। इट इंक्लूड इन फाइब्रस कैप्सूल, रेशेदार कैप्सूल के अंदर होते हैं, ठीक है। एंड इज मेड अप ऑफ एन आउटर कोर्टेक्स, क्या होते हैं इसके बाहर, क्या होते हैं, कोर्टेक्स बनी होती है जिसे प्रांतावस्था कहते हैं हिंदी में, ओके। उसके बाद में एंड एंड इनर मेड्यूला, और क्या होता है इसके अंदर आंतरिक मज्जा से बना हुआ होता है, हिंदी में लिखा हुआ है। एक लिम्फ नोड एक रेशेदार कैप्सूल में संलग्न रहता है, यानी चिपका रहता है, और बाहरी प्रांतावस्था व आंतरिक मज्जा से बना होता है, ओके। अब देखो, लिम्फ नोड बिकम इन्फ्लेम्ड और इनलार्ज्ड। कभी कभी क्या होता है, लिम्फ नोड में सूजन आ जाती है। किस कारण आती है, जब हमारे गले में यानी थ्रोट में इन्फेक्शन होता है। थ्रोट इन्फेक्शन से लेके कैंसर तक की अलग अलग वेरियस स्टेजेस आती है, जिसमें क्या होता है, लिम्फ नोड में सूजन आ जाती है और पेन होने लग जाता है। तो ये वो चीज है, लिम्फ नोड बिकम इन्फ्लेम्ड और इनलार्ज्ड, यानी सूजन आना इन वेरियस डिजीज। ऐसा नहीं है यहाँ पे लिम्फ नोड का साइज बढ़ रहा है, ओनली सूजन आ रही है। इन वेरियस डिजीज विच मे रेंज फ्रॉम ट्राइबल थ्रोट इन्फेक्शन टू लाइफ थ्रेटनिंग कैंसर, ओके। तो अब हिंदी में क्या हो गया, लिम्फ नोड में कई रोग होने पर सूजन बढ़ जाती है, जो गले के छोटे से संक्रमण से लेकर जाने वाला कैंसर तक होता है। और जो कैंसर डिजीज होती है ना, वहां पे एक बात ध्यान रखना, जो लिम्फ नोड थेरेपी यहाँ पे लिख सकते हो आप, यानी लिम्फ नोड पैथी जो होती है ना, उसी से डिसाइड किया जाता है। अगर लिम्फ नोड की पोजीशन सही है, वो अपनी एक्यूरेट जगह पे है, तो ही निदान होते हैं, यानी इलाज होते हैं, ट्रीटमेंट होते हैं, वरना इलाज नहीं किया जाता। तो अब जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन था उसका दूसरा पार्ट स्प्लीन यानी कि प्लीहा पढ़ रहे हैं। एक तरफ हिंदी में ब्लू वाला, हिंदी में ब्लैक वाला इंग्लिश में, तो इजी रहेगा आप लोगों को समझने में, ओके। तो प्लीहा का जो डायग्राम था वो मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में डाल दिया, तो उसे बार बार समझाने की जरूरत नहीं। इस टाइप से था, बाहर एक कैप्सूल था, अंदर इस टाइप से ट्यूबर्स जा रही थी जिनकी नेमिंग की थी, जो मैंने पहले बता दिया था, ओके। तो वहां से कवर अप कर लेना। डायग्राम जूलॉजी का और बॉटनी का ये सीन होता है, आप डायग्राम से ज्यादा नंबर ले सकते हो, थ्योरी इतना लिखने की जरूरत नहीं है। एक तो पॉइंट टू पॉइंट लिखो, मेन जो चीजें हैं वो पॉइंट टू पॉइंट लिखो। दूसरी चीज ये डायग्राम बनाओ जितना हो सके, या फिर फ्लो चार्ट से समझाओ। जैसे अब जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगी वो साइकिल है, अगर कुछ देखती हूँ कौन सा इंपॉर्टेंट है, जो भी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊँ अगर उनमें साइकिल्स आए या कुछ भी है, तो आप उसे थ्योरी लिखने की बजाय फ्लो चार्ट से समझाओ। इसके 2 प्रॉफिट है, पहला आपका एक पेज कंप्लीट फ्लो चार्ट में चला जाएगा, ठीक है। दूसरा ये, अगर आपके पास में टाइम की शॉर्टेज है तो आप फ्लो चार्ट में सारा का सारा एक्सप्लेनेशन दे दोगे। तीसरा ये, एग्जामिनर फ्लो चार्ट देखने के बाद में थ्योरी पढ़ेगा भी नहीं, तो आपके मार्क्स क्या रहेंगे, अब हाई रहेंगे पहले की कंपैरिजन में, ओके। तो यहाँ पे क्या मैंने पॉइंट टू पॉइंट इसके काम बताए हैं, ठीक है। स्प्लीन का पहला काम है स्टोर्स ब्लड, यानी रक्त का संग्रहण करना। फिर सेकंड काम है फिल्टर ब्लड बाय रिमूविंग सेल्युलर वेस्ट और ऑयल डैमेज। कभी कभी क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर सेल क्या होती है, पुरानी होती रहती है, डैमेज होती रहती है। स्प्लीन क्या करती है, उसको फिल्टर करती है, ब्लड से फिल्टर करेगी और शरीर से बाहर निकाल देगी वेस्ट मटेरियल के साथ में, ठीक है। तीसरा मेक्स WBC, व्हाइट ब्लड सेल को बनाती है, एंड एंटीबॉडी को बनाती है, दैट हेल्प यू टू फाइट विद इन्फेक्शन, जो हमें संक्रमण से लड़ने के लिए हेल्पफुल रहता है, ओके, संक्रमण से बचाता है। फिर मेंटेन द लेवल ऑफ फ्लूइड इन योर बॉडी, यानी जो हमारे शरीर का ब्लड लेवल है उसको मेंटेन करके रखती है। फिर प्रोड्यूस एंटीबॉडी बनाती है, तो ये यहाँ पे लिखे हुए हैं, सॉरी। रक्त संग्रहण करती है, रक्त का संग्रहण करती है, ये रिपीट मोड में आ गया, मुझे लगता है। रक्त से कोशिकीय अपशिष्ट बाहर निकालती है, WBC का एंटीबॉडी को बनाती है, जिससे इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। बॉडी में रक्त का लेवल मेंटेन रखती है और एंटीबॉडी को बनाती है। तो अब हम टर्सरी लिम्फोइड ऑर्गन यानी तृतीय नसिका तंत्र अंगों के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। मेन बताना ही हमारा थर्ड लास्ट पॉइंट है इस क्वेश्चन का। टर्सरी लिम्फोइड ऑर्गन फाउंड एट साइट्स ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन इन ऑटो इम्यून डिजीज सच एज सिस्टमिक लिम्फ इन्फ्लेमेशन एंड ये बोलते हैं इसे रेमेटोइड आर्थराइटिस। यानी कि क्या होता है कि जो टर्सरी तृतीय जो अंग होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ऑटो इम्यून बीमारी, यानी जिसका हम मतलब बाहर से इलाज करें तो वो उतना इम्पैक्ट नहीं करता। ऑटो इम्यून लाइक
जैसे गठिया वाह होती है, ठीक है, तो वो उस टाइप की जो बीमारी होती है ना, जो उम्र के साथ साथ में या टाइम के साथ साथ में धीरे धीरे अपने आप शरीर प्रतिरक्षा बनाते हैं, जिसके कारण उस तरह की बीमारियों में क्या होता है, ये क्या होता है वहाँ पे यूज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखे कि OTNO ये टर्सरी लिम्फोइड ऑर्गन ऑटोइम्यून बीमारी है, जैसे प्रणालीगत ल्यूपस एरिथ्रोमाइसिस और गठिया में पुरानी सूजन स्थलों पर पाए जाते हैं, ठीक है। These organize accumulation of T and B cells, ये क्या करते हैं, T and B सेल का संयोजन संचय से resembles SLOs, ठीक है, इन्हें सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन एंड जनरेट ऑटो रिसेप्टिव इफेक्टर सेल्स, ठीक है। बी और जो टी सेल्स के संग करके ये क्या होते हैं, SLO के समान ही बन जाते हैं, साथ में क्या करते हैं, स्वनियंत्रित कोशिकाएं होती है ना, उस तरह का ये काम करते हैं। तो अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, जो है डिस्क्राइब द फिजियोलॉजिकल एंड कंट्रोल ऑफ डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन ओनली, यानी जो हमारी छोटी आंत है उस पे जो पाचन का जो कंट्रोल होता है, एंजाइम कंट्रोल हमको मेनली इसमें समझाना है, ओके। क्वेश्चन मैंने हिंदी में नहीं लिखा तो डजेंट मैटर, मतलब आपको इतना समझ आता है, ठीक है। अब देखो कंट्रोल ऑफ सिक्रेशन ऑफ एंजाइम, एंजाइम का सबसे पहले नियंत्रण पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको स्टेप बाय स्टेप सब पढ़ना है। तो क्या वेरियस एंजाइम सिक्रेटेड बाय एलिमेंट्री कैनाल, हमारे जो आहार नाल होती है, अब आपने ये बात 7th 8th 9th किसी से भी पूछ लो, सबको मालूम है, आपको सिर्फ अपने कंसेप्ट इस तरह से रखने हैं कि सामने वाले को लगे, कोई भी एग्जामिनर चाहे मेरे पास भी आपकी हो गई या किसी भी एग्जामिनर के पास भी जाए, उस एग्जामिनर को ये वाइब आनी चाहिए कि इसको पूरा नॉलेज है, इसने कंप्लीट नॉलेज अपना यहाँ पे डालना है, मतलब पॉइंट टू पॉइंट, फैक्ट टू फैक्ट, कोई रट्टाफिकेशन, कोई थ्योरी नहीं लिखनी फालतू की, कोई मतलब वो क्या तुक्के नहीं मारने, कुछ भी ऐसा नहीं करना, फैक्ट टू फैक्ट, पॉइंट टू पॉइंट लिखो, नंबर आपको अपने आप मिलेंगे, ओके। तो यहाँ पे वेरियस एंजाइम सिक्रेटेड बाय एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल से कहते हैं बहुत सारे एंजाइम का सिक्रेशन होते हैं, जैसे कि स्लाइवा, लार, गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, यानी कि हमारे जो अपित्त रस है, पैनक्रिएटिक जूस, बाइल गैस्ट्रिक यानी सॉरी अम्ल हो गया जो हमारे पेट में पाए जाते हैं, बाइल पित्त हो गया, पैनक्रिएटिक यानी जठर रस हो गया, एंड सक्सीज एंड इंक्रीज व्हिच आर सिक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड, पैनक्रिएटिक लीवर, ये हमको पता है कौन कौन से किस किस का सिक्रेशन होता है। हिंदी में लिखा हुआ है बहुत से एंजाइम का आनाल द्वारा श्रावण होता है, लाल ग्रंथ का, लाल का करके आमाशय जठर रस का, यकृत पित्त रस का, ओके। कंट्रोल बाय 3 टाइप ऑफ स्टिमुलेशन, जो एंजाइम का नियंत्रण होता है, ये 3 टाइप के स्टिमुलेशन कंट्रोल करते हैं। पहला होता है नर्वस, ठीक है, दूसरा होता है मैकेनिकल, तीसरा होता है केमिकल और या फिर हार्मोनल। नर्वस यानी क्या होता है, सबसे पहले हम पहले की बात करते हैं, ओके, यानी नर्वस कंट्रोल, नर्वस यानी तंत्रिकी है। अब सोचो कि जैसे कि आपका फेवरेट फूड कुछ भी, किसी को पनीर पसंद है, किसी को आइसक्रीम पसंद है, किसी को चॉकलेट पसंद है, किसी को कॉफी पसंद, जो भी वॉट एवर यू वांट, ठीक है। अब फील करो आप अपने रूम में बैठे हो और आपके पास में वो बनने की स्मेल आ रही है, जैसे कि पनीर को तड़का लग रहा है या फिर कॉफी बन रही है या फिर कोई आपके सामने चॉकलेट्स खा रहा है, तो आपका मुंह क्या करेगा, स्लाइवा देगा, ऑटोमेटिक आपको भूख लगेगी, ठीक है। तो वो जो भूख होती है ना, वो इस नर्वस कंट्रोल, नर्वस स्टिमुलेशन के कारण होती है। ये नर्वस क्या करते हैं कि जब भी हमारे आसपास फूड की गंध है ना, हमें हमारी फेवरेट चीज की फीलिंग आती है, अब मुझे बता के और आने लगी, पर जब हमको हमारे फूड की यानी हमारे सामने कोई कुछ खा रहे हैं तो हमें उसके सेंस जाते हैं, जैसे कि हम उसे सूंघते हैं या फिर हमें देखते हैं किसी को खाते हुए, तो वो क्या करते हैं, हमारे नर्व को टच करती है, वो नर्व क्या करती है, आगे चल के हमारे स्टिमुलेशन क्रिएट कर देती है। यही चीज इसमें है, इट जनरेट व्हेन फूड टच द एंड ऑफ नर्व, नर्व को टच करती है, एंड बाय सीइंग एंड स्मेलिंग फूड, जब हम देखते हैं या सूंघते हैं, द नर्व इंपल्स एक्टिवेट द सिक्रेटरी ग्लैंड, द सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस का नर्वस स्टिमुलेशन रिप्रेजेंट रिवर्सिबल प्रोसेस। तो यही चीज मैंने आपको बता दी कि फॉर एग्जांपल आपके सामने एक प्लेट पड़ी है, आपको नहीं मिली लेकिन कोई और उसे खा रहे, तो आपको देखिए क्या करेगा, मुंह में ऐसे पानी सा आएगा, ठीक है। तो जो यमी यमी वाला पानी होता है वो इसी के कारण होता है, ओके। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, इसके बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट पढ़ेंगे मैकेनिकल या फिर यांत्रिक। तो अब हम इसका सेकंड पार्ट कर रहे थे यांत्रिक कंट्रोल, यानी कि जो मैकेनिकल कंट्रोल होता है वो, तो ये मैकेनिकल कंट्रोल क्या होता है, एकदम मैकेनिकल, यानी हमारे सामने फूड प्रेजेंट है तो हमारे में क्या होगा, मैकेनिकल कंट्रोल उत्पन्न होगा, हमारे हॉर्मोन्स जो खाना खाने के बाद में क्या काम करना शुरू करेंगे, खाना खाने के बाद, आफ्टर ईटिंग द फूड, नॉट बिफोर कि देखा सूंगा एंड लाइक ऐसा कुछ नहीं, कोई क्रेविंग नहीं होना, ठीक है। तो ये चीज है कि प्रेजेंस ऑफ फूड एंड एब्सेंस ऑफ फूड पे कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तीसरा केमिकल कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल क्या होता है, हार्मोन के द्वारा होता है, ठीक है, कंप्लीटली बेस्ड ऑन हार्मोन। अब इसमें मैंने 4 पॉइंट दिए हैं, आपको इन 4 पॉइंट के एक्सप्लेनेशन करने हैं, कैसे करने हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। द फर्स्ट वन इज सिक्रेशन ऑफ स्लाइवा। अब आपको स्लाइवा का सिक्रेशन बताना है, यानी जो लार ग्रंथियां होती है, जो लार होती है वो कैसे बनती है, उसके अंदर क्या क्या काम होते हैं, वो सारा आपको वर्णन करना है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है बाइल एंड गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। तो जो हमारा पित्त और जो गैस्ट्रिक जूस है इसको बोलते हैं आमाशय रस,
ठीक है। तो उसके बारे में बताना है। तीसरा बाइल जूस कंट्रोल बाय केमिकल स्टिमुलेशन। पहले ये एक बार छोड़ दो, मैं आपको यही बता रही हूँ। बाइल जूस का बताना है, फिर बाइल यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे डबल रिपीट मोड में आएगा। अब इंटेस्टाइनल सिक्रीशन, ठीक है। तो हमारे आंत में क्या क्या सिक्रीशन होते हैं वो बताना है, ओके। अब ये क्या है, पहले स्लाइवा के बारे में आप बताओगे, स्लाइवा का कॉम्पोजिशन, स्लाइवा कैसे बनती है, आप सबको बेसिक पता है। फिर उसके बाद में ये लिखना है कि ये जो स्लाइवा होती है वो नर्वस कंट्रोल होती है, यानी ये जो हमारी स्लाइवा है, अब आपको बता दिया, अभी एग्जांपल दिए थी, फूड देख के पानी आना मुंह में, गोलगप्पे देख के भूख लगना, तो वो जो चीज है वो नर्वस कंट्रोल है, ओके गॉट इट। उसके बाद में बाइल एंड गैस्ट्रिक जूस, ये क्या होता है, केमिकल एंड नर्वस दोनों होती है। बाइल जूस और जो ये है गैस्ट्रिक जूस है वो क्या होते हैं, दोनों होते हैं। जब हमें भूख लगने लगती है तब बाइल जूस बनना शुरू हो जाता है, और जब हम खाना खाते हैं तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए क्या होते हैं, गैस्ट्रिक जूस का फॉर्मेशन होता है। फिर अगेन की बाइल जूस क्या होते हैं, केमिकल कॉम्पोजिशन बाइल जूस में होते हैं, तो केमिकल कंट्रोल भी होते हैं। उसके बाद इंटेस्टाइनल क्या है कि नर्वस, मैकेनिकल एंड हार्मोनल, तीनों टाइप की होती है। तो आपको सिर्फ ये पॉइंट टू पॉइंट इन चारों पॉइंट का एक्सप्लेनेशन करना है, ओके। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, और इससे आपको समझ आ गया कि बड़े क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं। मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो आपको अगर आगे भी हमारे से पेपर चाहिए, आप चाहते हो अगर आपका पेपर पूरा कंप्लीट हिंदी और इंग्लिश जैसे मीडियम चल रहा है उस अकॉर्डिंग आपको आंसर के साथ में मिले, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।